यात्री जी के व्यक्तित्व पर बातें ज़्यादा की। मैं उस विषय पर बातें कर रहा हूँ जहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने उन्हें पढ़ा नहीं होगा। कुछ उस पीढ़ी के लोग, नई पीढ़ी के लोग भी होंगे, कुछ लोग होंगे जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। ये जानते होंगे कि आलोक जी के पिताजी हैं, बड़े लेखक हैं। कोई भी व्यक्ति अगर सेरा यात्री बनता है तो उसके पीछे की चीज़ें क्या होती हैं, 2-4 मिनट में मैं वो आपको बताने की कोशिश करूँगा। कि मैं आपको यहाँ से शुरू करता हूँ कि आज से लगभग 40 साल पहले की बात है, 40 या 42 साल पहले की बात है। 20-22 साल का लड़का मैं हुआ करता था और कविताएँ लिखता था। तो मुझे किसी ने कहा कि देखो यहाँ पर 3 लोग बहुत बड़े नाम हैं, सेरा यात्री, कुंवर बेचैन और प्रेमनाथ शर्मा। बहुत से लोग प्रेमनाथ शर्मा जी को भूल गए होंगे। ये बहुत बड़े नाम हैं, इनसे मिलिए, इनसे आपको कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो कुंवर साहब तो मैंने BSc बायो किया तो मैं वहाँ MS कॉलेज में था तो उनसे तो खैर मुलाकात हो ही जाती थी। प्रेमनाथ शर्मा जी से भी मुलाकात हुई। यात्री जी से मिलना थोड़ा मुश्किल होता था। बाद में पता पड़ा ये तो आलोक यात्री के पापा हैं, तो मिल लेते हैं। मैंने कहा भाजी ये बताइए कि मुझे थोड़ा सा लिखने विखने का शौक़ है, मैं क्या करूँ कि जो थोड़ा सा बेहतर लेखक हो जाऊँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम पढ़ते हो? मैंने कहा पढ़ता तो मैं खूब हूँ। तो कहते क्या क्या पढ़ते हो? वो ज़माना ऐसा था कि हम लोग सब कुछ पढ़ लेते थे, यहाँ तक कि अखबार में छपा हुआ जो शेयर मार्केट के भाव होते थे, सब्जियों के भाव होते थे, वो भी पढ़ डालते थे। इस हद तक हमारी पीढ़ी पढ़ने वाली रही है। अनिल शर्मा जी, आलोक यात्री, हेमंत कुमार, हम सब लोग उसी पीढ़ी के लोग। तो कहने लगे देखो अगर तुमको पढ़ना है और तुमको लिखना है, और लिखने और पढ़ने के बीच में जिस दिन तुम संतुलन कायम कर लोगे, मैंने कहा ये बात बड़ी बड़ी सी लग रही थी, कैसे संतुलन कायम कर लेंगे? कि देखो जिस भी विषय पर लिखना है उससे पहले उसे पढ़ो, अपने वरिष्ठों को पढ़ो, अपने समकालीनों को पढ़ो, और हो सके तो अपने नयों को पढ़ो। अगर तुम इन सबको पढ़ लोगे और तब लिखने बैठोगे तो बड़ी चीज़ आएगी जो दूर तक जाएगी। थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई और थोड़ी थोड़ी कोशिश की। फिर और देखा कि भाई चलिए कविता वाले तो सब पकड़ में आ जाते हैं, कहानी वाले मुश्किल से मिलते हैं और उनके बारे में बातें बिल्कुल नहीं होती हैं। तो देखा भाई इतना नाम हुआ आगे इस व्यक्ति का, तो कारण क्या है? कारण मैंने 3 देखे जिसके कारण मैं आज यहाँ खड़ा हूँ और जिसके कारण आप सब लोग यहाँ बैठे हैं। आप लोग यहाँ आलोक यात्री के फादर के बरसी में ही नहीं आए हैं, आप एक बड़े कथाकार की स्मृति में भी यहाँ पर आए हैं। वो 3 कारण जो मुझे लगे वो ये थे। पहला कि कभी भी अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करके मत लिखो। जिस विषय पर आपकी रीच है, जिस विषय पर आप निर्वाह कर सकते हैं, जिस विषय के जो जब आप लिखते समय उसके जो शैलीगत उपकरण हैं, उसके जो औजार हैं, उनका अगर आप इस्तेमाल सही से कर सकते हो तो लिखो, वरना रुक जाओ। बड़ा लिखने की बात है, सामान्य लिखने की बात नहीं, बड़ा लिखने की बात। दूसरी बात, गोली मारो आलोचकों को। जो लोग जानते हैं बड़ी प्यारी सी तीखी सी आवाज़ में बाबूजी बात करते थे। मैं बाबूजी उनको हमेशा कहा कहता था, बड़ी तीखी सी आवाज़ में बात करते थे। कहते थे गोली मारो इन साले आलोचकों को, यही शब्द कहते थे। गोली मारो इन साले आलोचकों को। कौन क्या कह रहा है उसको छोड़ो, उसको ध्यान में रखो जो तुमको पढ़ता है, जो तुम्हारी किताब खरीदता है, जो तुम्हारी कहानी पढ़ रहा है, जो तुम्हारी कविता पढ़ रहा है, उसको ध्यान में रखो। उससे बना के रखोगे तो भवसागर पार हो जाएगा। दूसरी बात, यानी आप सहज सरल भाषा में अपने पाठक से सीधे सीधे संवाद स्थापित कीजिए। अगर आप सहज भाषा में सीधे अपने पाठक से संवाद स्थापित करते हैं तो आपकी बात कन्वे होती है। और आज की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि साहित्य इसलिए पीछे छूटता जा रहा है कि आप अपनी बात को पाठक तक कन्वे ही नहीं कर पा रहे। बहुत कम लोग हैं जो अपनी बात कन्वे कर पा रहे हैं। जो कन्वे कर पा रहे हैं वो आगे निकल के, जो कन्वे नहीं कर पा रहे उनको धीरे धीरे लोग भूलते जा रहे हैं। बहुत सारी साहित्यकारों की पीढ़ियाँ हैं जिनके बारे में हम लोग आज नाम लेना भी उनका भूल गए, जो अपने समय में बहुत बड़े नाम हुआ करते थे।
कारण कि जब भी आप पाठक का ध्यान रखेंगे तो आप पीढ़ियों को पार कर जाएंगे। तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट थी, जो बात यात्री जी ने भी कही और उसके बाद भीष्म साहनी जी ने भी कही, उन्होंने कहा कि रचना वो बचेगी, चाहे वो कविता है, कहानी है, संस्मरण है, उपन्यास है, कुछ निबंध को छोड़कर, वो रचना बचेगी जिसमें जो संवेदना की धरती पर उगी होगी। वो रचना बचेगी जो संवेदना की धरती पर उगी होगी, क्योंकि कहानी हो या कविता, उसका काम एक तो मनुष्य को बेहतर बनाना है और दूसरी बात उसकी संवेदना को झकझोरना है, उसको जगाना है। जब जब आप संवेदना को झकझोर देते हैं, जगा देते हैं और तब आप पाठक से अपना तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं, तब आपकी रचनाएं दूर तक जाती हैं। और ये तीनों काम यात्री जी ने बहुत शिद्दत से किए, बहुत बढ़िया ढंग से किए, चाहे कहानियाँ हों, चाहे उनके उपन्यास हो। 2 व्यंग्य संग्रह भी थे उनके, जैसे कि अभी वीरेंद्र राजम जी ने कहा भी, दुनिया मेरे आगे किस्सा एक खरगोश का बेहतरीन व्यंग्य संग्रह है। अगर आप उपन्यासों की बात करें, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही थी कि उनका मूल्यांकन नहीं हो पाया। मूल्यांकन उनका इसलिए नहीं हो पाया कि उन्होंने सहज रहने की कोशिश की, कभी चमत्कार करने की कोशिश नहीं की। आपको देखेंगे कि राग दरबारी है श्रीलाल शुक्ल के पास, गोदान है प्रेमचंद के पास, कवन है, बहुत सारे उपन्यास के पास, और बहुत सारे लोगों के पास, मोहन राकेश के पास नया आने वाला कल अंधेरे बंद कमरे, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन यात्री जी के पास उस तरीके से उपन्यास नहीं है। एक उपन्यास मुझे लगता था कि इस पर जरूर बात होनी चाहिए, वो शायद साहित्य की पॉलिटिक्स के कारण या किस कारण से वो उपन्यास आगे नहीं आया। वो उपन्यास था दराजों में बंद दस्तावेज। बेहतरीन उपन्यास था। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो धर्मयुग में वो धारावाहिक रूप में छपा भी था, धर्मयुग का साप्ताहिक हिंदुस्तान में। उसको पढ़ने के बाद हम लोग पूरी पीढ़ी को लगा यार यात्री ऐसा भी लिख लेंगे। प्रेम पर उपन्यास था, बहुत ही संवेदनशील प्रेम, और ऐसा प्रेम पहाड़ की, शायद नैनीताल की पृष्ठभूमि में वो उपन्यास है, और वो उपन्यास आपको बहुत अंदर तक आपको छूता था। लेकिन वो उपन्यास भी ऐसे ही चला गया, बावजूद बीच की दरार और दुनिया भर के जो उनके उपन्यास है, 40 से 40 उपन्यास हैं, 30-40 संग्रह हैं, 2 व्यंग्य संग्रह हैं, इतने सारे होने के बावजूद एक वो रहा कि आप चमत्कारिक लेखन से बचते रहे। आपने सिर्फ अपने पाठक को केंद्र में रख के सहज सरल भाषा में अपने आप को अभिव्यक्त करने को केंद्र में रखा। इसलिए हो सकता है कि आप राजेंद्र यादव की तरह या कमलेश्वर की तरह ना जाने जाएं, लेकिन आपका पाठक आपको हमेशा याद रखेगा। जिसको पाठक याद रखता है उसको कोई नहीं मार सकता। नमस्कार, धन्यवाद।